अजीत डोवल के बारे में तो मैं अगर कहूँ ना, बंदा असिया गया है। इसने सबसे ज्यादा डैमेज जो किया है वो खुद भारत को किया है। नॉर्दर्न बॉर्डर पे पिट रहे हैं और जिसको भी इसमें शक है और वो आजमाना चाहता है, इसके लिए किसी और मुहिम जोई के लिए वो तैयार हो जाए कि हमारे न्यूक्लियर रिसर्च कितने इफेक्टिव हैं। और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल चेंज के ऊपर जा रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत ने पिछले 15-20 साल से एक नैरेटिव अपनाया हुआ है। जब से मोदी सरकार अगर 2002 से इनको स्टार्ट करें, तो जब ये मोदी साहब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में और वो जेनोसाइडल मैसेकेर हुआ जिसमें मुसलमान जो थे वो 1000 से ज़्यादा मुसलमान ओवरनाइट दे वर किल्ड। अब वो पूरा ड्रामा आर्टिकुलेट किया गया था बाबरी मस्जिद पे, जब वो मंदिर बना के कुछ यात्री वापस आ रहे थे और वो एक आर्टिकुलेटेड ट्रेन पे हमला करा के उसके बाद खुले हाथ चीफ मिनिस्टर मोदी ने दे दिया कि मुसलमानों को ज़िबा करो। तब से ये नैरेटिव बिक रहा है उनका। अब उसमें उन्होंने एक जो सेकुलर इंडिया था उसको ख़त्म किया, डिवाइड किया, तमाम हिंदुओं को चंद अक़लीतों से डरा के उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के नीचे किया। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी चूंकि थोड़ी अब जनरेशन एजुकेट हो रही हैं, तो उनका वो नैरेटिव डाई डाउन होता नज़र आ रहा है। तो उसके लिए उन्होंने जो एक सेकंड ऑप्शन टेररिज्म को एक्सपोर्ट किया और एक सॉफ्टवेयर उनको मिल गया ईरान के ज़रिए बीएलए को अब अप्रोच करने के लिए, उनको फंड करने के लिए, उनको वेपन एंड एमुनिशन देने के लिए। उसके पीछे 2-3 कारण थे। एक सीपैक, चाइना का बढ़ता हुआ इकोनॉमिकल इंटरेस्ट इन पाकिस्तान जो ग्वादर तक जा रहा था, आगे उसके अंदर रशियन स्टेट्स इन्वॉल्व हो रही थी और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल चेन के ऊपर जा रहा था। ये उसको हजम नहीं हो रहा था, तो उसी टेररिज्म को जो अपने मुल्क में वो कर रहा था, उसी बने मैकेनिज्म को उसने एक्सपोर्ट किया और वो बीएलए को सपोर्ट कर। और अभी तो हजारहा एविडेंसेस जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोवाइड किए हैं। बेसिकली इससे वो 2 टारगेट अचीव कर रहा है कि अपनी सियासत को जिंदा रख रहा है और पाकिस्तान को और चाइना के इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को डैमेज कर रहा है। वो एक मुहावरतन हमारे इलाके में कहा जाता है कि बंदा सठिया गया है। तो ये जो है ना, अब अजीत डोवल के बारे में तो मैं अगर कहूँ ना, बंदा असिया गया है, तो वो भी कम नहीं होगा कि अब ये वो मॉडल है जो 1945 में पैदा हुआ और ये उत्तराखंड का रहने वाला है। इसकी अगर बैकग्राउंड थोड़ी सी अब चेक करें तो उस मेंटेलिटी को ये प्रेजेंट करता है कि जिस मेंटेलिटी ने कभी भी 2 कौमी नज़रिए को एक्सेप्ट नहीं किया। ये ओरिजिनली ये पुलिस ऑफिसर था, देन ही केम इनटू इंटेलिजेंस ब्यूरो, और जिसकी ग्रूमिंग ही टोटल बेस्ड ऑन डैमेजेस है, जिनकी नौकरी ही इंटेलिजेंस में तब बनती है कि जब इन्होंने कुछ हैपनिंग करवाए रखनी है। और इंटेलिजेंस एक वो इदारा है जिसको अपने ऑपरेशन में कभी भी कोलेटरल डैमेज का कोई एहसास नहीं होता। अब फर्क ये है कि अभी यही जो मोदी साहब ने अपने ही आरएसएस सिक्योरिटी एडवाइजर लगाया हुआ है, इसने सबसे ज्यादा डैमेज जो किया है वो खुद भारत को किया है, कोलेटरल डैमेज। इस वक्त पूरे खित्ते पे आप एक नजर दौड़ाएं, पाकिस्तान को तो एक साइड पे कर दें, इसने भारत के साथ किया क्या है। इस वक्त इनके रिलेशनशिप बांग्लादेश में देख लें, 50 साल की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में इसने डुबो दी। आज रिजीम चेंज हो गया है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। उसके बाद श्रीलंका के साथ इनके ताल्लुकात देख रहे हैं, नेपाल के साथ आए दिन ये इनकी फोर्सेस की मुठभेड़ हो रही थी। चाइना के साथ इनके ताल्लुकात देख लें, पिछले साल से जिस तरह ये नॉर्दर्न बॉर्डर पे पिट रहे हैं चाइना से। अच्छा, उसके बाद ये टेररिज्म और इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को जिसको अपनी महारत वो डोवल साहब समझते हैं, इस वक्त कनाडा उनको बाकायदा तौर पे टेररिस्ट करार दे चुका हुआ है।
इस वक्त अमेरिका के कोर्ट्स ने इनके वारंट निकाले हुए हैं। तो इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है तारीख में ऐसा नहीं मिलता कि जितना भारत और टेररिज्म आपस में कनेक्ट किया है अजीत डोभाल साहब ने। देखिए वो अब जब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अब जब अपने फेलियर्स जो हैं वो इतने उमंड के सामने आ रहे हैं, कनेक्टेड टू माय प्रीवियस आंसर, अब जो अपना फेलियर है इनकी सारी एक्सट्रीमिज्म पॉलिसीज़ का, आरएसएस का, हिंदुत्व का, उसके बाद विश्वनाथ पार्टी का, इन सब के जो अपने फेलियर्स हैं, वो किलिंग पॉलिसी, वो हेट्रेड पॉलिसी, वो अक़लियतों को दबा देने वाली पॉलिसी, उसने भारत को आइसोलेट कर दिया है। जब आप इलाकाई तौर पे जियोग्राफिकली आप आइसोलेट होते हैं तो उसका फ़ायदा जो है वो तमाम वो मुल्क उठाते हैं जो आपकी टेररिज्म से, आपकी एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड थे। तो दुश्मन जो है वो आपका दोस्त होता है। तो ये एक वो नेचुरल फिनोमेना है। पाकिस्तान और चाइना के जो आपस में रिलेशन है, चाहे वो मोहब्बत का रिश्ता हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का रिश्ता हो, चाहे वो मिलिट्री रिश्ता हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक रिश्ता हो, ये तो अज़ल से है और अब तक रहेगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि हिमालय से ऊंचा ये रिश्ता है और समंदर से गहरा ये रिश्ता है। तो ये तो सिर्फ आंखें बंद करने वाली बात है कबूतर की। बांग्लादेश, यस, ये एक न्यू चेंज है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से बांग्लादेश का रजीम चेंज हुआ, पब्लिक की आंखें खुली और उन्होंने वो तमाम वो पुतले गिराए और जलाए जिन्होंने बंगालियों को, बांग्लादेश को अब पाकिस्तान से दूर किया और जिन्होंने नफ़रत फैलाई। और वो मुक्ति बानी जो असल में जो इंडियन सोल्जर्स थे, वो उन्होंने मुक्ति बानी बन के तो जिस तरह जुल्म किया, पाकिस्तानी सोल्जर्स के यूनिफॉर्म पहन के जो मुक्ति बानियों पे जुल्म किया, वो उसकी असल दास्तानें जो हैं खुल के सामने आ चुकी हुई हैं। और भारत का मकरू चेहरा उसमें इतना खुल के सामने आया है कि अगर ये स्ट्रेटेजिक अलायंस बनता भी है तो भारत को सिर्फ बुखलाहट का शिकार नहीं होना चाहिए, मगर बल्कि भारत को अब अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि आखिर कौन सी वो स्ट्रेटजीज थी जिन्होंने उसको दुनिया में आइसोलेट किया। देखें, ये एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है। इसमें सवाल तो 100% ये बनता है, जो सियोनी रियासत जिसका आपने जिक्र किया, उसका जो पहला प्राइम मिनिस्टर था डेविड बेन गुरियन, अगर उसकी हिस्ट्री में जाएं तो उसने फ्लोर ऑफ द हाउस उसने 1967 में कहा था कि हमें पाकिस्तान को हर सूरत ख़त्म करना चाहिए और पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए जो बेस्ट जो पेनिनसुला यूज़ हो सकता है वो हिंदू पेनिनसुला है। और उसके बाद उन्होंने अपनी सारी पॉलिसी इस वक्त शिफ्ट की इंडिया के साथ, और आज इंडिया का और जो इजराइल का आपस में रिश्ता है, चाहे वो संदूर का रिश्ता है, चाहे वो जो भी रिश्ता है, वो इस वक्त अपने पीक पे है। और रिसेंट आपने मई वाली जंग में देख लिया कि इस तरह इजरायली ड्रोन पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आए थे कि गो के वो चारों शाने चित हुए उधर। मगर आपने इजरायली इन्वॉल्वमेंट इंडिया के अंदर, और इस वक्त इंडिया के अंदर 2-3 उनके जो टूरिज़म सिटीज़ हैं उसके अंदर इंडियंस नहीं जा सकते, वो सिर्फ इजरायली सोल्जर वहाँ डिटॉक्स होने के लिए, उत्तराखंड के वो कुछ 1-2 शहर हैं जहाँ इजरायली सोल्जर्स सिर्फ डिटॉक्स होने के लिए आते हैं, और इंडिया इस वक्त पूरा प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं वो हमेशा से महफूज थे और इसके ऊपर बहुत काम हो चुका हुआ है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए DGISPR साहब ने जिस तरह फरमाया, इसमें कोई दूसरी शक वाली बात ही नहीं है। और जिसको भी इसमें शक है और वो आजमाना चाहता है कि क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट महफूज हैं कि नहीं हैं, हमारी तरफ से दे आर मोस्ट वेलकम। इसके लिए किसी और मुहिम जोई के लिए वो तैयार हो जाए और फिर हम उसको दिखाते हैं कि हमारे न्यूक्लियर एसेट कितने इफेक्टिव हैं और कितने महफूज हैं।